नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। अभी हाल ही में 9 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई एक मूल अधिकार है। इस संविधान के भाग 3 की बात हो रही है और बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास, यहां तक कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए जैसे कड़े कानून के तहत भी इस अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय का निर्णय जो इस बात पर बल देता है कि स्वतंत्रता संवैधानिकता का एक अंतर्निहित अंग है और इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जमानत को अपवाद के बजाय नियम के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी यह एक मानक अभ्यास हो, ना कि कोई दुर्लभ या असाधारण अभ्यास। और यह अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष एवं समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायालय की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करता है। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को, और उन पर लंबे समय तक सुनवाई नहीं होती उनके केस की और वो जेल में पड़े रहते हैं और जमानत भी नहीं मिलती उन्हें। न्यायालय ने अपने निर्णय में न केवल जमानत के इस मामले विशेष को संबोधित किया बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में विशेष रूप से पीएमएलए जैसे कड़े कानून के तहत अंतर्निहित विलंबन एवं अक्षमताओं के बारे में व्यापक चिंताओं पर भी मत व्यक्त किया है। न्यायालय ने अत्यधिक देरी और ऐसे कानून के समस्याग्रस्त अनुप्रयोग को उजागर कर न्याय के प्रशासन के तरीके पर पुनर्विचार करने का आह्वान भी किया है, जहां उसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक अतिक्रमण के विरुद्ध नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। और यह निर्णय न्याय को अक्षुण्ण रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है और जहां तक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बदलाव का आग्रह करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करती हो और प्रणालीगत अकुशलताओं से निपटती हो। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे अधिक समीक्षा का सामना करना पड़ा और समकालीन राजनीतिक संवैधानिक टिप्पणीकारों ने इसके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर चिंता भी जताई है और इसकी स्वतंत्रता, निरंतरता, प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे। कौन से प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक बनाते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और ऐसे कौन से उदाहरण हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य किया है। और आप खुद सोच के देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता, अभी हमें कम से कम हमारे पास झूठे केस भी मामले दर्ज होते हैं, तो हमें आशा होती है, उम्मीद होती है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय हमें न्याय देगा, हमारे साथ न्याय करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो कोई स्वतंत्रता का, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहता, आप पर अत्याचार होते रहते, आप किसी तक अपनी गुहार ही ना लगा पाते। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, उन्हें भी जानेंगे। तो सबसे पहले आती है सुप्रीम कोर्ट की बात, सर्वोच्च न्यायालय की। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया और इसके तुरंत बाद ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसीलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़िए संघ और अध्याय 6 को पढ़िए तो संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के उपबंध किया गया है। संविधान के भाग 5 में शामिल अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियात्मकों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो चुकी है, पहले 7 थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मोटे तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां भी हैं और आप देखते हैं कि सरकार के कानून भी असंवैधानिक करार कर देता है, रद्द कर देता है। कई बार अगर आप देखें मानव अधिकारों के खिलाफ हो, मानव अधिकारों का हस्तक्षेप करता हो, प्रतिबंध लगाता हो,
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधिकारपूर्ण होते हैं और भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी भी होते हैं। न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो उसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बाधित करने या संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधायी या कार्यकारी कृत्यों को अमान्य घोषित करने में सक्षम बनाती है। और इस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत में नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक या गारंटर है। और कौन से प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक बनाते हैं? तो संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, अनुच्छेद 13 को देख लीजिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या उन्हें छीनती है, उसे शून्य माना जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि कोई विधि असंवैधानिक है या नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 32 को देख लीजिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। जिस व्यक्ति मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक बनाता है। अब आप सोचिए, संविधान के भाग 3 में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए, अगर आप सोचिए कि संविधान में अनुच्छेद 32 ना होता, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च अदालत में आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। 32 ना होता तो आप कहीं जा ही ना पाते, अधिकारों का कोई मतलब ही ना रहता। अनुच्छेद 136 को पढ़िए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है, और जिसमें नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामले भी शामिल हैं। विशेष अनुमति याचिका, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाती है एक याचिका, जिसमें महत्वपूर्ण विधिक मुद्दों पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। अनुच्छेद 42, तो यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की सुरक्षा सहित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ अन्य साधन भी देख लीजिए। रिट, ये उच्चतर न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित करने या सार्वजनिक प्राधिकारों को निर्देशित करने के लिए जारी उपदेश है। नागरिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा रिट उपलब्ध है। जनहित याचिका PIL, ये आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करके और व्यापक सामाजिक सरोकार के मामलों पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई याचिकाएं हैं। न्यायिक समीक्षा, यह विधियों और सरकारी कृत्यों की संवैधानिकता का आकलन करने की न्यायालयों की शक्ति है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप ना हो। और एक तरह से आप देखिए, सरकारों पर पाबंदी लगाए रहता है कि कोई निरंकुश ना हो जाए और कोई आप देखते हैं कि तानाशाह ना बन जाए। विभिन्न सिद्धांत, तो मूल ढांचा सिद्धांत, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो बलपूर्वक स्थापित करता है कि संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संविधान द्वारा बदला या संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान में संशोधन से उसके आवश्यक ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विधि के शासन पर कोई असर नहीं पड़ता चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में इसे औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है। आप संविधान में संशोधन करिए, लेकिन उसका मूल आधार है, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। इस केस को अभी आप लोग याद रखिएगा। विच्छेदन नेता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी विधि का कोई भाग असंवैधानिक पाया जाता है तो उस भाग को शेष विधि से अलग किया जा सकता है, तभी वैध रहेगा जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यह विधि के केवल असंवैधानिक हिस्सों को अमान्य करने में मदद करता है तथा शेष विधि को सुरक्षित बनाए रखता है। आच्छादन का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य या फिर आच्छादित हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से शून्य या निरस्त नहीं होती। यह तब तक निष्क्रिय बनी रहती है जब तक कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन यदि असंगतता को दूर कर दिया जाए तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि वे संविधान के अनुरूप नहीं हो जाते। मूलभूत सम्यक प्रक्रियाओं का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से आगे बढ़कर मूल अधिकारों के रूप में कुछ मूलभूत अधिकारों के संरक्षक को शामिल करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये विधियां मूल अधिकारों के मूल सार का उल्लंघन न करें। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली विधियां न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित हों। छद्मता का सिद्धांत, तो आप देखते हैं कि छद्मता का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है जो सरकार को अपनी विधायी अधिकार का असंवैधानिक तरीके से उपयोग करने से रोकता है। इससे संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य प्रत्यक्षता नहीं किए जा सकते उन्हें अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे कौन से उदाहरण हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के रूप में काम किया है?
ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल का मामला है दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला 2024। दिल्ली शराब नीति की बात हो रही है। इस हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की किसी की सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लंबी समय तक जेल में रखा गया है। इसलिए आप देखते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जमानत भी दे दी। करतार सिंह बनाम राज्य पंजाब 1994 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध कहीं लिखते हैं, तो ये इनका उल्लेख आप लोग कर दिया करिएगा इन मामलों का। इस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रखना नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, विशेष रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए जिसे कड़ी कानूनों के संदर्भ में। अर्णव गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2020 का निर्णय में स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार को रेखांकित किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि मनमानी अतिक्रमणकारी विधिक कानूनी उपाय के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा नहीं पहुंचाया जा सकता। इसने इस संवैधानिक सिद्धांत को दोहराया कि जमानत मानक या फिर आदर्श स्थिति है, कारावास में बनाए रखना अपवाद है। यह सिद्धांत न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर द्वारा 1977 में व्यक्त किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई के अधिकार के अनुरूप है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करते हुए सहमतिपूर्ण समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि की तथा भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध व्यक्तिगत गरिमा निष्ठा को बनाए रखने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मूल अधिकार माना। निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि निजता किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग है और इसे राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि भारत में नागरिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ सके। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया जो आपत्तिजनक या धमकीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री को अपराध मानती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपराधन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संज्ञेय अपराध की शिकायतें मिलने पर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। इस निर्णय में शिकायतों का कानून प्रवर्तन द्वारा समाधान किए जाने के व्यक्तियों के अधिकार को सुदृढ़ किया ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हो। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 न्यायालय ने घोषणा की कि यदि कोई विधि निर्माता या सदन सदस्य 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जाता तो उसे अपील के लंबित रहने के बावजूद दोषसिद्धि के तुरंत बाद पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गौरव जैन बनाम भारत संघ 1977 का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संबोधित किया। न्यायालय ने कहा कि देह व्यापार में संलग्न महिलाओं को अपराधी के वजह सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों के पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्हें उनके बच्चों को गरिमा, सुरक्षा एवं बिना किसी कलंक के समाज में पुनः एकीकृत होने का अवसर मिलना चाहिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला है। इस मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। निर्णय ने इस बात पर बल दिया कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं करने वाला कोई भी कानून निष्पक्ष या न्यायसंगत या उचित होना चाहिए। इस प्रकार क्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत की स्थापना की और कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण सहित संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान में निहित मूल अधिकार उसकी मूल संरचना अंग हैं जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला है। इस आरंभिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध के मुद्दे पर विचार किया। हालांकि इस निर्णय ने आरंभ में निवारक निरोध कानूनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसने बाद के निर्णयों के लिए एक मंच तैयार किया जहां मूल अधिकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिए ऐसे कानूनों के दायरे को संबोधित एवं सीमित किया गया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 की बात हो रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मद्रास में एक समाचार पत्र के प्रवेश एवं प्रसार पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और माना कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य अंग है।
इसमें इस बात पर बल दिया गया कि राज्य प्रेस पर मनमाने प्रतिबंध लगा सकता है और इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को मजबूत किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार की सख्ती को सीमित किया। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां देख लीजिए। निर्णयों का क्रियान्वयन। आलोचकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के बारे में चिंता जताई। कुछ मामलों में न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उसके आदेशों का क्रियान्वयन सुस्त या फिर अपर्याप्त रहा। संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क, सुदृढ़ कार्यान्वयन ढांचे के बिना न्यायालय के निर्णयों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे वादियों में निराशा पैदा होगी और विधि का शासन कमजोर होगा। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित विभिन्न सिद्धांतों का अनुप्रयोग एक रूपता मौजूद नहीं है और विभिन्न पीठों ने सिद्धांतिक एक रूपता के अभाव के कारण कानूनी परिणामों में भ्रम और अप्रत्याशितता उत्पन्न हुई है। मामलों में देरी और लंबितता। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा लंबित मामलों के विशाल बोझ का है, जिसका कारण न्याय मिलने में देरी हो रही है। बहुत सारे मामले दर्ज है ना, पेंडिंग में पड़े हुए, उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड के अनुसार भारतीय न्यायालयों में लगभग 4.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मामले सिविल मुकदमे हैं। न्याय निर्णय में देरी से न केवल न्यायपालिका में लोगों के विश्वास कम होता है, बल्कि वादियों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पीठों में सिद्धांतिक रूपता की कमी से कानूनी परिणामों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा। न्यायाधीश सहित विभिन्न आलोचकों ने मास्टर ऑफ द रोस्टर की अवधारणा की आलोचना की, जो मुख्य न्यायाधीशों को पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का विशेष अधिकार प्रदान करती है। उनका तर्क है कि इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों पर श्रेष्ठ स्थिति रखता है। उनका मानना है कि रोस्टर प्रबंधन को निर्देशित करने वाली पारंपरिक परंपराओं की अनदेखी की गई है और जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनिंदा और संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण मामलों का आवंटन किया गया है। न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता। तो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे अधिक आलोचनाओं में से एक इसके न्यायिक अतिक्रमण सक्रियता के लिए की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय ने कई बार विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है और जिससे सरकार तीनों शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। इस तरह की सक्रियता के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के कमजोर पड़ने का खतरा है। न्यायिक सत्तावाद का आरोप भी लग सकते हैं। नियुक्तियों और पारदर्शिता संबंधी मुद्दे। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आलोचना का केंद्र बिंदु है। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी अधिनियम को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और पारदर्शिता एवं संपूर्णता का अभाव तथा न्यायाधीशों की उपयुक्तता के आकलन के लिए स्पष्ट मानकों का अभाव कॉलेजियम की ईमानदारी के प्रति भरोसे को कम करती है। अब कॉलेजियम आप देखिए नियुक्ति करती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो आप देखते हैं कहते हैं कि न्यायाधीश खुद को नियुक्त किए रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता भारत में एक मूल सिद्धांत है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124(2) के जैसे प्रावधानों के माध्यम से की गई है और जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखना है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद न्यायिक नियुक्तियां, प्रक्रियागत देरी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां इस स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करती हैं। न्यायिक आचरण के बेंगलोर सिद्धांत। तो न्यायिक आचरण के बेंगलोर सिद्धांत का उद्देश्य न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानक निर्धारित करना है और वे न्यायिक व्यवहार को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और न्यायिक नैतिकता बनाए रखने पर मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत 6 प्रमुख मूल्यों को चिन्हित करते हैं: स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता, सत्यनिष्ठा, उचित समानता, योग एवं कर्मठता। स्वतंत्रता। न्यायाधीशों को बाह्य दबाव या फिर प्रभाव से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्णय पूरी तरह विधि पर आधारित हों। निष्पक्षता। न्यायाधीशों को पूर्वाग्रह रहित एवं निष्पक्ष होना चाहिए, तभी सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और साक्ष्यों व विधिक सिद्धांतों के आधार पर मामलों का निर्णय करना चाहिए। अखंडता। न्यायाधीशों को ईमानदारी एवं नैतिकता से कार्य करना चाहिए तथा सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। उचित। न्यायाधीशों को न्यायालय के अंदर और बाहर अपने पदों की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। और समानता। इसमें आप देखते हैं कि न्यायाधीशों को सभी के समान व्यवहार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के साथ अनुचित भेदभाव ना हो। न्याय निष्पक्ष रूप से हो। क्या हो? निष्पक्ष रूप से हो। योग्यता, कर्मठता की बात होती है। न्यायाधीशों के पास आवश्यक विधिक विशेषज्ञता होनी चाहिए। उन्हें मामलों को सावधानी पूर्वक एवं गहनता से निपटाना चाहिए ताकि आप देखते हैं कि समयबद्ध सुविचारित निर्णय सुनिश्चित हो सके। इसमें आप देखिए सिद्धांत इन मूल्यों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक मूल्य का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए न्यायाधीशों से अपेक्षित आचरण का विवरण भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यही कहानी है
नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की। अगर कोई आपके लिए अब सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। मेरी तो तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।